नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। माँ का पैसा प्यारा पर माँ नहीं। बीना जी अपने कमरे में बैठी खिड़की से लगातार अपने बेटे का इंतजार कर रही थी कि कब बेटा विनोद घर आए और मुझे भी उसके साथ खाना मिल जाए, क्योंकि बहू अपने और पति के खाने के बाद ही बीना जी को खाना देती थी। जैसे ही बेटा ऑफिस से घर आया, हाथ मुंह धोकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, तभी बीना जी भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गई और जैसे ही उन्होंने खाना खाने के लिए कुर्सी सरकाई और प्लेट में खाना परोसने लगी, तभी रानी उनकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली, माँ जी रुक जाइए, पहले अपने बेटे को खा लेने दीजिए, उसके बाद आपको खाना मिलेगा। इतना सुनकर बीना जी प्लेट हाथ में ही पकड़े हुए चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ी हो गईं और बेटे का खाना खत्म होने का इंतजार करने लगी। बेटा और बहू दोनों आराम से खाना खा रहे थे और बीना जी उनका मुंह देख रही थी। बहू रानी ने अपनी झूठी थाली में 2 सुबह की बासी रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी रखते हुए बीना जी के हाथों में थमा दी। थाली देखकर बीना जी की आंखों में आंसू आने लगे। वह धीरे से बोली, बहू क्या घर में बर्तनों की कमी है जो तुम रोज मुझे अपनी झूठी थाली में खाना देती हो, और वह भी सुबह की बची बासी रोटी। बहू कम से कम 2 वक्त की रोटी तो सही से खिला दो, तुमको तो पता है बासी रोटी मुझसे चबाई नहीं जाती। पहले की बात और थी, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे दांतों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं यह बासी रोटी चबा सकूं। बीना जी भीगी पलकों से बोली। तभी रानी मुंह बनाते हुए बोली, अरे बहू की झूठी थाली में खा लोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। इस घर में रहना है तो जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा, समझी। अपनी सास को धक्का देते हुए बोली, आपके एक बेटा बहू तो आराम से दूसरे शहर में बैठे हुए हैं और तुम्हें हमारे ऊपर छोड़ गए। अरे हम कब तक तुम्हारा खर्चा उठाते रहेंगे। सास बहू की आवाज़ सुनकर बेटा भी अपने कमरे से निकल कर आ गया। माँ क्यों खाने के समय रोज चिक चिक करती हो। अरे जैसा मिल रहा है वैसा खा लीजिए। आपको पता है कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ मैं, और आप हो कि सुबह की रोटी खाने में भी आपको परेशानी हो रही है। अरे फेंकने से तो अच्छा है आप ही खा लीजिए, कम से कम कुछ बचत तो होगी। और अगर बहू ने अपनी झूठी थाली में खाना दिया है तो उसमें दिक्कत क्या है। वैसे भी पूरे दिन आप काम चोरों की तरह बस खाट पर बैठी रहती हो और रानी बेचारी सारे बर्तन अकेले साफ करती है, पूरे घर का काम करती है। बहू तो बहू। आज बेटे की बातों को भी सुनकर बीना जी का कलेजा छलनी छलनी हो गया। भीगी आंखों से वो अपने कमरे में गईं और अपने पति की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए आप मुझे अकेला छोड़ कर गए थे कि बेटा बहू मुझे 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से न दे सके। बेटा भी बहू की ही बात मानता है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी उनके छोटे बेटे विशाल का फ़ोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फ़ोन आया देखकर बीना जी ने जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और खुशी के मारे कांपते हाथों से फ़ोन लेते हुए बोली, हेलो विशाल बेटा। तभी विशाल की आवाज़ आई, हेलो माँ, आप कैसी हैं माँ। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो। माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहू सरोज की तबीयत ठीक नहीं है। 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर बीना जी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। फिर बेटा बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एक काम कीजिए,
कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास हैदराबाद में आ जाइए। माँ, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, बच्चों को भी आप देख लीजिएगा। माँ, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। विशाल की बात सुनते ही बीना जी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब बीना जी के पति की मृत्यु हुई थी उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब दोनों बेटों की नज़र उनके पैसों पर थी। यह उनका अपनी माँ के प्रति प्यार नहीं था बल्कि दिखावा मात्र था, परंतु बीना जी अपने बेटे की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममता की माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है और बेचारा बेटा कैसे घर संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी, इस घर में तो मुझे 2 वक्त की रोटी भी बहू कभी बिना ताने के नहीं देती है। उसे अपनी झूठी थाली में अपनी सास को खाना देने में उसे जरा भी शर्म नहीं आती है। पूरे दिन मैं घर का सारा काम करूं, फिर भी सारा दिन तिरस्कार सहूं। इससे अच्छा तो क्यों ना हैदराबाद ही चली जाऊं अपने छोटे बेटे बहू के पास। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चैन से मिलेगी और रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। बीना जी अपने बेटे के पास गईं और बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा, कल मेरे हैदराबाद जाने के लिए टिकट करा देना, मैं विशाल के पास जाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर विनोद चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो हैदराबाद छोटे बेटे के पास जाना चाहती हो? बीना जी बोली, बेटा, बहू बहुत बीमार है, इसलिए विशाल ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे थोड़ा हौसला भी होगा और घर का काम भी संभाल लूंगी। यह बात सुनते ही विनोद गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपका बीमा के पैसे आपको मिले हैं तो आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ, उसकी नज़र केवल तुम्हारे पैसों पर है। फिर बीना जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। विशाल मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। वहीं पर खड़ी उनकी बहू रानी बोली, यहाँ तो एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, वहाँ क्या खाक काम करेंगी? बीना जी अपनी बहू की कड़वी बातों को सुनकर चुप रहीं। तभी विनोद बोला, माँ, अगर आप वहाँ जाना चाहती हैं तो मैं आपका हैदराबाद का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमा के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं। तो आपके इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर उसके पास गईं तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आपसे पैसे ले लेगा। तब बीना जी बोली, इस समय भी तुझे ऐसी बातें करते शर्म नहीं आ रही? वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, अगर तुझे भरोसा नहीं है तो कुछ पैसे मैं अपने खर्चे के लिए निकाल कर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए बीना जी ने कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे विनोद को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही विनोद और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। बीना जी अपने कमरे में जाकर एक बैग में अपने कपड़े रखने लगी। रानी विनोद से बोली, अरे आज तो कमाल हो गया, बीमा के पैसे भी हमें मिल गए और इस बुढ़िया से पीछा भी छूट जाएगा। इसकी शक्ल देख देख कर तो मेरा वैसे ही दिमाग खराब होता था। बहुत दिनों से इसे घर से बाहर फेंकने की सोच रही थी, अब तो खुद ही जा रही है। तभी विनोद बोला, ठीक है भाग्यवान, अब मैं टिकट करा कर लाता हूँ। विनोद तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को हैदराबाद भेजने के लिए टिकट ले आया। अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बैठा दिया
एक और तो बीना जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही हैं। हैदराबाद स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने विशाल उनकी राह देख रहा था। विशाल से मिलकर बीना जी तो उसकी भलाई लेती जा रही थी। विशाल अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू सरोज से मिलते ही बीना जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना तेरी इतनी सेवा करूँगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। उनकी बहू सरोज बोली, माँ जी आपकी बात ठीक है, लेकिन सेवा से ही तो मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी। सेवा के साथ साथ दवाइयों की भी ज़रूरत होती है। हाँ तो बेटा दवाई क्यों नहीं ली फिर तुमने? तभी सरोज बोली, माँ जी दवाइयाँ कहाँ से लेते, आपके बेटे की तो कुछ कमाई है ही नहीं, इनकी तो नौकरी भी छूट गई। फिर बोली बहू, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बीना जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काट काट कर उन दोनों को खिलाए। बीना जी सुबह सुबह पूजा के लिए मंदिर गई। तब सरोज ने विशाल से कहा, तुम्हारी माँ तो यह जहर जैसे काढ़े पिला पिला कर मुझे सच में बीमार कर देंगी। अरे यार मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था तुम्हारी बीमारी का कहकर माँ से दवाई के नाम पर कुछ पैसे ले लूँगा, लेकिन माँ ने तो पैसे देने की बजाय घरेलू नुस्खे अपनाना शुरू कर दिए। फिर सरोज बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, कभी विशाल अपनी माँ से पैसे मांग लेता तो कभी सरोज किसी न किसी बहाने दोनों बेटा बहू बीना जी से पैसे ऐंठ लेते। बीना जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की नौकरी छूट गई है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। रसोई घर का सारा काम भी बीना जी कर दिया करती और पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन धोने जैसे काम भी करवा देती थी। सरोज पूरे दिन उन्हें किसी न किसी काम में लगाए रखती थी, मानो उसे मुफ्त में नौकरानी मिल गई हो। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। बीना जी काम करती और बहू आराम फरमाती थी। एक दिन बीना जी बाथरूम के कपड़े धो रही थी और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलने लगी, उनका पैर फर्श पर पड़ी साबुन की भट्टी पर जा पड़ा और वो वहीं फिसल कर गिर गईं। उनकी आवाज़ सुनकर विशाल आया और उनको डॉक्टर के पास लेकर गया। उनके सीधे हाथ में फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से वो अब कुछ काम नहीं कर पा रही थी। सारा काम वापस सरोज पर आ गया। घर का खर्च भी बढ़ गया। विशाल ने कहा कि माँ इस महीने का खर्चा ज़्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमा के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए। तो बीना जी बोली, बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे, तेरे पिताजी के बीमा के पैसे मिले थे, उसमें से तो काफ़ी पैसा तेरे बड़े भाई विनोद ने ले लिया और उसमें से जो कुछ पैसा मैं जो लेकर आई थी वह तो यहाँ पर खर्च हो गया। अब तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा तक नहीं है। मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर विशाल गुस्से में लाल हो गया। माँ तुमने सारा पैसा विनोद भैया को दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्च ही कितना किया है और कहती हो कि सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम नहीं चल रहा? आप जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो ना। सारा पैसा उन्हें देकर यहाँ हमारे पास मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आ गई। मेरे बस का नहीं है तुम्हें बैठा कर खिलाऊं, यहाँ से जाओ। बेटे की बात सुनकर बीना जी सन्न रह गई और हिम्मत करके बोली, तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्चा क्यों करते हो?
अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। बीना जी की बात सुनकर सरोज बदतमीजी से बोली, ज़्यादा भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारा खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम आपको बोझ कैसे उठाएंगे। फिर विशाल ने कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, भैया के पास वापस गांव चली जाओ। अपने बेटे बहू के मुंह से यह बात सुनकर बीना जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वह तो तुम ऐसे ही मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। यह कहकर बीना जी के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे माँ, अब ये फालतू के नाटक बंद करो, अभी ऑटो वाले को लेकर आता हूँ और आपको स्टेशन छोड़ दूंगा। आप तब तक अपना सामान बांधना शुरू करो। अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर बीना जी अचंभित रह गई थी। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे विनोद को फ़ोन किया और रोते रोते उसे सारी बात कह सुनाई। फिर विनोद बोला, माँ हमने आपको इतने साल रखा है तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपका सारा बोझ हम ही अकेले क्यों उठाएं? आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ रहना है रहिए और आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर बड़े बेटे ने फ़ोन काट दिया। बीना जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही थी। भगवान ये दिन दिखाने से पहले मुझे अपने पास बुला ले। और बीना जी अपने भाग्य को कोसने लगी। क्या सोचकर अपने बड़े बेटे के पास आई थी। उन्हें नहीं पता था कि वह बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। बीना जी रोते रोते अपना सामान बांधने लगी। तभी विशाल आया और बोला, चलिए माँ, ऑटो वाला बाहर खड़ा है, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी सरोज बोली, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं है? क्या यहाँ रहकर हमारा खर्चा बढ़ा रही हैं? फिर बीना जी ने कहा, लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? विनोद ने भी अपने पास आने से साफ मना कर दिया है। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया, मैं भी देखता हूँ। चलिए मैं आपके गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर विशाल अपनी माँ बीना जी को बस अड्डे पर ले गया और उसके बाद टिकट लेकर आने का कहकर वहाँ से गायब हो गया। बूढ़ी माँ बेबस देख रही है और मायूस होकर बस अड्डे पर ही बैठी हुई है। एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे विशाल का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा वहां से एनजीओ की गाड़ी गुजर रही थी। उन्होंने बीना जी को वहां इस हालत में देखा तो पहले उन्हें कुछ खाने को दिया। भूख के कारण बीना जी खाने लगी, लेकिन सीधे हाथ में फ्रैक्चर की वजह से वो खा नहीं पा रही थी। तभी एनजीओ का एक कर्मचारी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता है और बीना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है, माँ जी आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर बीना जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे मेरा यह हाल कर देंगे, लेकिन अब मैं किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वे लोग उन्हें एक वृद्धाश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रहिए।
बीना जी कहने लगी, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, लेकिन मैं उस नरक में अब वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी के दिन काट लूँगी। एनजीओ के एक सदस्य ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसीलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर बड़े होने पर कोई बच्चों को माँ बाप बोझ लगने क्यों लगते हैं। वही इसके कारण कुछ बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे घर से ही निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही एक घटना 68 वर्ष की बीना देवी जी के साथ, जिनके पति की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने भी उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। न्यूज़ कवर करके और बीना जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। बीना जी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्ध आश्रम का एक संचालक आया और उन्हें कहने लगा कि आपसे कोई मिलने आया है। बीना जी यह सुनकर बड़ी हैरान हो गई, साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार उनके बच्चों के मन में उनके प्रति प्यार उमड़ आया। जैसे ही वो बाहर आई, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी राधिका उनके सामने खड़ी थी। उसे देखकर बीना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। राधिका भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखकर रोने लगी। माँ, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने बड़े भैया भाभी से आपके बारे में पूछा तो वो बोले कि आप विशाल भैया के पास रहने गई हो, और जब विशाल भैया से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि आप बड़े भैया के पास रहने के लिए गई हो। बीना जी ने अपने दोनों बेटों की करतूत अपनी बेटी को बताई तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ इस तरह का व्यवहार करने की। राधिका का पति आर्यन वकील था, जो बीना जी को बोला, मम्मी जी, मकान तो पापा जी ने आपके नाम किया था, फिर आप वृद्धाश्रम में रह रही हैं और आपके दोनों नालायक बेटे आराम से घर में रह रहे हैं। बीना जी बोली, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। घर के कागज देखकर उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं भी अपने अपमान की कीमत बेटे बहू से वसूल करके रहूंगी। अब उन दोनों को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। राधिका बीना जी को अपने घर पर ले गई। आर्यन, जो कि वकील था, उससे सलाह मशवरा करके उन्होंने कुछ कागजात तैयार करवाए। 2 दिन के बाद विनोद के घर दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। वह विनोद से बोले, 2 दिन के अंदर यह घर खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर की मकान मालकिन बीना जी ने यह घर बेच दिया है। यह सुनते ही बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के मुंह फटे के फटे रह गए। विशाल भी बड़े भाई विनोद के पास आया हुआ था। उसे भी पेपर पकड़ाते हुए व्यक्ति बोले, हैदराबाद वाला घर भी बीना जी ने बेच दिया है, तो जितना जल्दी हो सके दोनों घर खाली कर देना। उन्होंने जल्दी से उनसे अपनी माँ का पता पूछा तो उन्होंने बोला कि वो अपनी बेटी के साथ गई हैं। दोनों बेटे अपनी बहन राधिका के घर अपनी माँ से मिलने पहुँचे। दोनों बेटों को सामने देख बीना जी के सामने उस दिन का दृश्य घूमने लगा, जब बेटे ने टिकट लेने आने का बोलकर उन्हें स्टेशन पर भूखा प्यासा छोड़कर चला गया था, और बड़े बेटे ने भी यह बोलकर फ़ोन काट दिया था
कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। विनोद बीना जी से अकड़ते हुए बोला, माँ यह आपने क्या किया? आपने वह घर क्यों बेचा? बीना जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अभी तुम दोनों घर बिकने से ही इतना आग बबूला हो रहे हो, अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। यह लो मेरी वसीयत, जरा इसे भी पढ़ लो। जैसे ही बेटा बहू ने वसीयत पढ़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या माँ, सारी प्रॉपर्टी आपने वृद्ध आश्रम और अपनी बेटी राधिका के नाम कर दी। हमारे बारे में कुछ तो सोचा होता। अरे अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा करते, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इतना ही कहना था कि बीना जी ने बेटे के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए और बोली, तुम दोनों ने एक बार भी सोचा था इस बूढ़ी माँ के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचती? मेरे पति के खून पसीने की मेहनत का बनाया हुआ वह घर, जिसमें मुझे सुकून की 2 रोटी भी नहीं मिलती थी, अरे दिया ही क्या था तुम दोनों ने मुझे अपमान के सिवा। ये वह घर मेरा है जिसे चाहे बेच सकती हूँ। जब मुझे ही उस घर में नहीं रहना तो मैं तुम दोनों को भी वहाँ नहीं रहने दूंगी। अब चाहे धरती फट जाए फिर भी मेरा यह फैसला बदलने वाला नहीं है। उनके पास बीना जी से माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों बेटे बीना जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, बस एक बार हमें माफ़ कर दो। दोनों बहुएं भी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन बीना जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अपने कमरे में चली गईं। दोनों बेटे अपनी बहन के सामने भी रोने लगे, लेकिन राधिका ने भी उनका साथ नहीं दिया और बोली, जिसने मेरी माँ को मरने के लिए स्टेशन पर छोड़ दिया, उन भाइयों से मुझे भी कोई रिश्ता नहीं रखना। बीना जी को जो पैसे दोनों घर को बेचकर मिले थे, उन्होंने आधे वृद्ध आश्रम और आधे अपनी बेटी के नाम करा दिए और दोनों बेटे अब रोड पर आ गए थे और अपनी करनी पर पछता रहे थे। आज बीना जी अपना जीवन हंसी खुशी पूरे आत्मसम्मान के साथ अपनी बेटी के साथ व्यतीत कर रही थी। साथ ही दोनों बेटे और बहू को बूढ़ी विधवा माँ के साथ धोखा करने का सबक भी सिखा दिया था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।